हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। स्टूडेंट्स, जो हमारा साइंस क्लास 9th जो चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें ये वीडियो पार्ट सेकंड होने वाली है। स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू फॉर लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको लर्निंग में कन्वीनियंस हो। एक्सेस भी उससे आसान होगी अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में, जो जनरल नॉलेज हमें होनी चाहिए आगे की चीज़ें समझने के लिए। इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड द पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो, तो पहले आप जाएं और पार्ट 1 देखें, तो तभी आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अभी वी हैव नाउ टुडे first law of motion. We are going to study today laws of motion, right? Laws of motion. अब हमारे पास मोशन के कितने लॉज हैं? We have 3 laws of motion. और एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में, कि लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे? So these were given by very famous scientist न्यूटन। अब स्टूडेंट्स, न्यूटन ने तो ये लॉज दे दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन उसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है कि न्यूटन को ये आइडिया आया कहाँ से, तो उसको जानते हैं पहले। सबसे पहले हमारे पास जो इस टॉपिक से रिलेटेड साइंटिस्ट रहे हैं वो हैं गैलीलियो। गैलीलियो वॉज अ साइंटिस्ट जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे मोशन के लॉज को स्टडी करने में, या फिर ये कहें कि फोर्स और मोशन को स्टडी करने में। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप रखा। उन्होंने क्या किया, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे उन्होंने इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन रखा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन। अब ये इंक्लाइंड प्लेन इस ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पे है, राइट? तो इसका मतलब कि इसका एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। अब इसने क्या किया, कोई भी एक रोलिंग ऑब्जेक्ट ले लिया, लेट्स से उसने एक बॉल ले ली। ये कॉइन मैं यहाँ पे बॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रही हूँ, और उसने उसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया। अब वो बॉल क्या करेगी, इस सरफेस के अराउंड रोल करते करते नीचे आएगी। अब इसने क्या किया, यहीं से एक और इंक्लाइंड सरफेस इस तरीके से रख दिया, ताकि जो हमारी बॉल है जिसको हमने वहां से ड्रॉप किया था, अब वो इस सरफेस के सहारे आते आते क्या करे, दूसरे सरफेस पे चली जाए। एंड ही नोटिस्ड कि ये जो हाइट h थी, अगर दूसरे इंक्लाइंड सरफेस का भी एंगल थीटा होता है तो ये कहाँ तक जाएगी, एग्जैक्टली सेम हाइट h तक ही जाती है। द कंडीशन इज कि ये थीटा सेम है। अब अगर हम इस थीटा को वेरी करेंगे, यानी कि सपोज थीटा को हमने डिक्रीज कर दिया, तो ये क्या करेगी, अब भी ये सेम हाइट तक जाएगी। इसकी हाइट अगर ये है तो ये इस प्लेन पे भी इसी हाइट तक जाएगी, h तक। और इस केस में ये डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेगी, राइट? बिकॉज दिस इज क्लियर कि ये जो डिस्टेंस लेट्स से OA है, दैट इज स्मॉलर एज कंपैरिजन टू OB, राइट? इसका मतलब गैलीलियो ने नोटिस किया कि जब भी किसी रोलिंग सरफेस को, जैसे रोलिंग ऑब्जेक्ट को, जस्ट लाइक अ बॉल, उसको यहाँ रोल किया जाता है, तो वो दूसरे इंक्लाइंड सरफेस पे उसी हाइट तक जाती है जिस हाइट से उसको ड्रॉप किया गया है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट डिस्टेंस इट कवर्स। डिस्टेंस वो कुछ भी कवर कर सकती है। अब इन्होंने थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या देखी, कि अगर इन इंक्लाइंड सरफेसेस को हटा दिया जाए तो हमारा ये रोलिंग ऑब्जेक्ट यहाँ से रोल करते करते और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल करना शुरू कर देगा, और ये कहीं भी जाके नहीं रुकेगा। ये मोशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की तो टेंडेंसी है वो वहां जाके स्टॉप होगा जब उसकी हाइट सेम h होगी इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के रिगार्डिंग।
लेकिन अगर यहाँ पे कोई इंक्लाइंड सरफेस ही नहीं है, यानी कि कोई एंगल थीटा है ही नहीं, तो ये इस सरफेस पे इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता रहेगा। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस। एंड स्टूडेंट्स, 100% फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑब्टेन करना ये एक मिथ है, ऐसा कोई सरफेस नहीं होता। हाँ, फ्रिक्शन को हम काफी हद तक घटा सकते हैं, उसकी ग्रीसिंग कर सकते हैं, या फिर उस सरफेस को हम पॉलिश कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन, बट इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड 100%। 100% कोई भी प्लेन सरफेस नहीं होता है। इसीलिए एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू रोल, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा। सो दिस वाज दिस साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन। और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस का यूज करते हुए हमारे जो साइंटिस्ट न्यूटन रहे हैं, इन्होंने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया, जो करीब गैलीलियो की ही एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। उन्होंने उसको एक डेफिनेशन दी, एक जनरलाइजेशन कर दी, और वो कुछ इस तरीके से थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा एक स्ट्रेट लाइन पे, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ना आ जाए। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एनी ऑब्जेक्ट would continue to acquire its original state, और वो ओरिजिनल स्टेट क्या हो सकती है, रेस्ट की भी हो सकती है और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, unless some external force is applied to it. आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टडी करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम इस टर्म को जान लें, इनर्शिया, INERTIA। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी बॉडी के लिए उसकी ओरिजिनल स्टेट होती है। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसके लिए ये रेस्ट वाली स्टेट क्या है, इनर्शिया। और अगर कोई बॉडी मोशन में है ऑलरेडी तो उसके लिए इनर्शिया वाली स्टेट कौन सी है, ये मोशन वाली स्टेट। यानी कि जो नेचुरल स्टेट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, दैट इज नॉन एज इनर्शिया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिंपल भाषा में ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें स्टेट चेंज करनी है, एक रेस्ट की बॉडी को अगर मोशन में लेके आना है और एक ऑलरेडी मोशन की बॉडी को अगर हमें स्टॉप करके रेस्ट में लेके आना है, तो ये अपने आप नहीं होगा, क्योंकि हर एक बॉडी के पास एक इनर्शिया है, एक टेंडेंसी है अपनी नेचुरल स्टेट को, इट इज अ टेंडेंसी टू स्टिक टू द नेचुरल स्टेट, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनर्शिया को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स लगा के। यानी कि किसी भी रेस्ट की बॉडी को अगर हमें मोशन में लेके आना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स देनी होगी, और अगर किसी ऑलरेडी मोशन बॉडी को हमें रेस्ट में लेके आना है तो भी हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी। दिस वी रिक्वायर एक्सटर्नल फोर्स हेयर टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी बॉडी। अब कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं इनर्शिया की। एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट। बहुत बार इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि बताओ व्हाई। आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपको बताना होगा कि व्हाई, ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स, आप ये टॉपिक अभी यहाँ से और भी ध्यान से समझिए कि इफ देयर इज सम पर्सन जो एक मूविंग बस में है, ये बस क्या है, ऑलरेडी मोशन में है, राइट। और इसके अंदर कोई आदमी जो बैठा हुआ है
वो भी क्या है फिर इस बस के साथ ही, उसकी बॉडी भी क्या है, मोशन में है। अब अगर इस बस पे अचानक से ब्रेक लगा दिए जाएं, ब्रेक्स अप्लाई कर दिए जाएं, तो क्या होगा, उस आदमी को एक फॉरवर्ड जर्क लगेगा, यानी कि वो आदमी अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा आगे चला जाएगा और हो सकता है इसमें कोई हल्की फुल्की उसके ऊपर चोट भी आ जाए। तो ऐसा क्यों होता है? वाई डज द बॉडी गोज इन द फ्रंट डायरेक्शन, सामने की तरफ हमारी बॉडी को धक्का क्यों लगता है? क्योंकि इसका रीजन यही है, इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया। कैसे? क्योंकि जब वो आदमी मोशन में था, यानी कि क्योंकि बस मोशन में थी तो वो उसकी बॉडी भी क्या थी, मोशन में। अब उसको एकदम से रेस्ट में आना है, लेकिन बॉडी की टेंडेंसी क्या है जो मोशन में है, कि वो मोशन में ही रहना चाहती है। तो लोअर जो बॉडी पार्ट है, लेट्स से कि जो लेग्स जो कनेक्टेड हैं बस के सरफेस से, तो वो तो क्या हो गई, एकदम से चलो रेस्ट में आ गई। लेकिन जो अपर बॉडी है, जो अपर बॉडी है, ये अभी भी क्या है, कहीं ना कहीं मोशन में ही थी और इसकी टेंडेंसी यही थी कि ये आगे ही चलती जाए। इसी वजह से इसको एक जर्क फील होता है, एक झटका लगता है और फिर कुछ टाइम के बाद ये रेस्ट में आती है, राइट। ऐसे ही ठीक इसका विपरीत एक और एग्जाम्पल बनता है कि कोई भी बस है, राइट, या कोई भी गाड़ी है, ये अभी रेस्ट पे है और जैसे ही ये एकदम से स्टार्ट होती है तो इसके अंदर जो भी इंसान होता है उसको क्या होगा, बैकवर्ड जर्क लगेगा, वो पीछे की तरफ जाएगा। इसका भी यही रीजन है कि अभी ये आदमी अगर अपनी सपोज मीन पोजीशन में है, रेस्ट में है, क्योंकि बस भी रेस्ट में है, अब बस को हमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड मोशन दे दिया। लेकिन यानी इस आदमी की बॉडी को भी हमने क्या किया, कहीं ना कहीं फॉरवर्ड पुश दिया। लेकिन इनर्शिया के कारण ये क्या है, अपनी नेचुरल स्टेट में रहना पसंद करेगा, यानी कि रेस्ट में ही रहना प्रेफर करेगा। तो हमने इसको इधर पुश किया, लेकिन ये क्या करेगा, अपने आप को बैकवर्ड पुश करेगा। इसी वजह से हमें एक बैकवर्ड पुश देखने को मिलता है जब भी गाड़ी रेस्ट से मोशन में जाती है, और फॉरवर्ड पुश देखने को मिलता है जब भी मोशन की गाड़ी ब्रेक लगाती है या फिर सडन जर्क होता है। दिस इज द रीजन। So students, here we can define inertia in very simple words कि the tendency of, it is the tendency of undisturbed objects, यानी कि हमने कोई भी बाहर से अगर फोर्स ना लगाएं, अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट रहे हमारी, तो उस ऑब्जेक्ट की क्या टेंडेंसी होगी, टू रिमेन at rest or to keep moving with the same velocity, right? और इसी को क्या बोलते हैं, दिस टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी होती है ये, दिस टेंडेंसी इज नोन एज इनर्शिया। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो गिवन द नेम लॉ ऑफ इनर्शिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें मालूम होना चाहिए कि विच लॉ ऑफ मोशन इज नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसके अंदर हमें इनर्शिया पढ़ने को मिलता है, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स, अब हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं इनर्शिया के, ताकि कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रेट रोड है और इस पे गाड़ी चल रही है काफी तेज स्पीड से, और अचानक से इस रोड में टर्न आ गया, राइट। तो इस गाड़ी के अंदर जो भी बैठे हुए हैं, जो भी इसके अंदर इंसान हैं, उनकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि जो इनका मोशन स्ट्रेट लाइन में आ रहा है अभी तक, वो उसको कंटिन्यू रखें, कि उनकी बॉडी ये समझ चुकी है कि अब हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन में ही होगा। लेकिन क्योंकि गाड़ी को एकदम से टर्न लेना पड़ गया, तो क्या होगा, हमें ऐसा फील होगा कि हमारी बॉडी आउटवर्ड जा रही है, यानी कि इस तरफ जा रही है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टर्न ऑफ द रोड। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि कोई ऑब्जेक्ट
जो मोशन में थी और जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी, तो वो अपनी उसी डायरेक्शन को मेंटेन करके रखना चाहती है, और इसी वजह से हम आउटवर्ड जर्क फील करते हैं, यानी कि थोड़ा सा झुक जाते हैं इसी डायरेक्शन में। और फिर हम जब ये गाड़ी बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, यहाँ पे रोड स्ट्रेट हो जाएगा, देन वी फील नॉर्मल, तब हम इसमें ढल जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इससे पहले हम 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने बस का एग्जाम्पल डिस्कस किया था। बस एक बार जब रेस्ट से मोशन पे जाती है और एक बार जब मोशन से रेस्ट में आती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक बेसिक आइडिया हो गया है इनर्शिया को लेके और इसकी डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस को लेके। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि इनर्शिया तो हमने देख लिया कि अ बॉडी विच इज एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, या फिर इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट टेंड्स टू रिमेन इन मोशन, दिस इज नॉन एज इनर्शिया। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि डज इनर्शिया रिमेन द सेम फॉर ऑल बॉडीज। एक छोटी बॉल है हमारे पास और एक बड़ी बॉल है, दोनों ही रेस्ट पे हैं, हमें कौन सी पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मोशन में लेके आने के लिए? डेफिनेटली द बिगर वन। ऐसे ही एक छोटी बॉल है, एक बड़ी बॉल है, दोनों ही मोशन में है सेम वेलोसिटी से, इनकी वेलोसिटी भी सेम है। लेट्स से ये अगर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से है तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मोशन में है। तो हमें इन दोनों में से रेस्ट में लेके आने के लिए कौन सी बॉल पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स द बिगर वन। हेंस इनर्शिया is a measure of mass of any body। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करेगा कि उसका इनर्शिया कितना है। लाइटर बॉडीज का इनर्शिया कंपैरेटिवली कम होता है हैवियर बॉडीज के। अब हम एक और चीज देखते हैं, अगर हमारे पास 2 सेम ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट क्लियर हुआ होपफुली आपको कि इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास किस तरीके से है, हमने ये एग्जाम्पल से समझा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास 2 सेम साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम मास है इनका, राइट, और ये दोनों ही रेस्ट पे हैं और हमें इनको वेलोसिटी देनी है, एक को 5 मीटर पर सेकेंड और एक को हमें वेलोसिटी देनी है 50 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट से डायरेक्ट हमें इसको 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देनी है और इसको 50 मीटर पर सेकंड की, तो हमें ज्यादा फोर्स किस में लगेगा? ऑफ कोर्स जिसको हमें ज्यादा वेलोसिटी देनी है, राइट। ऐसे ही अगर हमारे पास सेम मास के ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों की वेलोसिटी, लेट्स से ये दोनों ही अभी मोशन में है, एक की वेलोसिटी वही 5 मीटर पर सेकंड है और एक की अभी 500 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, और हमें इनको एक ही मोमेंट पे रेस्ट पे लेके आना है, तो फोर्स किस पे ज्यादा लगानी पड़ेगी? ऑब्वियसली 500 मीटर पर सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को लेके आने में। हेंस वी सी दैट कि जो हमारी फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड करती है? एक तो ऑब्वियसली मास पे डिपेंड कर रही थी और एक ऑब्वियसली अभी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, गन है, और ये इससे हमने ट्रिगर्स दबा दिया एंड बुलेट केम आउट। अब ये बुलेट अगर किसी इंसान को हिट करेगी, अभी हिट करेगी तो बहुत ह्यूज अमाउंट में एक लॉस होगा, यानी कि हो सकता है इस इंसान की डेथ भी हो जाए सिर्फ इस छोटी सी बुलेट से, जिसका मास कुछ ग्राम्स में होगा, राइट। लेकिन अगर इसी बुलेट को डायरेक्ट हम इस इंसान पे हिट करें, जस्ट लाइक ऐसा फील होगा कि एक छोटा सा पत्थर इसको हिट कर गया और ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस किस चीज से क्रिएट हुआ? उसकी वेलोसिटी से, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास तो सेम है दोनों ही केसेस में, डिफरेंस किस चीज का है? वेलोसिटी का। हेंस फोर्स जो होती है वो हमारी वेलोसिटी पे कहीं ना कहीं डिपेंड होती है। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय बॉडीज, कोई भी बॉडी है वो अपना कितना इम्पैक्ट छोड़ेगी दूसरी बॉडी पे,
ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इट विल डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और यहां पे न्यूटन ने एक और नई टर्म का इन्वेंशन किया जिसको उन्होंने बोला मोमेंटम। मोमेंटम जिसको स्मॉल p से डिनोट किया। और मोमेंटम को न्यूटन ने क्या बताया? दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और मोमेंटम हमारे पास क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका एक भार होगा, जिसका एक अपना मास होगा और उसकी कोई अपनी वेलोसिटी होगी, ऑलवेज पोजेसेस सम मोमेंटम। और उस मोमेंटम की डायरेक्शन भी हमें मालूम होगी, जस्ट लाइक हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम होती है। तो एसआई यूनिट मोमेंटम का क्या होगा? या तो होगा ग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर हो सकता है केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास को किस में मेजर करते हैं? लेट्स से केजी में मेजर किया, इनटू वेलोसिटी किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगी मोमेंटम की हमारे पास? एसआई यूनिट। सो स्टूडेंट्स, हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको भी दिया है हमारे साइंटिस्ट न्यूटन ने। एंड इट सेज कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट the rate of change of momentum of any object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज, यानी कि इसको अच्छे से समझते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। जो एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई है हमने, उसके डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल होगा। एग्जैक्टली होगा, इसको और अच्छे से समझते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये एक बॉल है हमारे पास और ये ऑलरेडी मोशन में है और इसकी कोई वेलोसिटी v है और ये मोशन में है। अब हमने क्या किया? इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स और लगा दिया F। अब क्या होगा? इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज होगी। इट विल ब्रिंग अ चेंज इन वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी में चेंज आएगा एंड वी नो कि चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। तो वही कहता है ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम क्या होता है? p, और इसमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं, किसी भी क्वांटिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस तरीके से डिनोट होता है, यानी कि dp बाई dt। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ second law of motion। this is our second law of motion। तो स्टूडेंट्स, बहुत बार क्या होता है कि वी फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी इन लर्निंग द डेफिनेशन डायरेक्टली। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हमें किससे रिलेट करके रखना है? dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ऑब्वियसली कोई भी ऑब्जेक्ट है, जितना ज्यादा फोर्स एक्सटर्नल इस पे लगेगा उतना ज्यादा ही इसके अंदर क्या होगा? वेलोसिटी में चेंज आएगा। और वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब क्या है? मोमेंटम का चेंज होना, बिकॉज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से जो वर्ड आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए वो है इनर्शिया, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो वर्ड आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए वो है मोमेंटम। और ये दोनों ही की वर्ड्स हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये थ्योरी और जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल चीजें हमने पढ़ी हैं ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। याद क्या, आपको समझ के याद करनी है। अगर आप एक बार इन चीजों को समझ लोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी आपको।
लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. यू वुड डेफिनेटली गेट योर प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट. एंड स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, take care of your health, and if these videos are really helping you out, so kindly share it with your friends as well. Thank you.